हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न एट स्कॉलर। सो अब तक हमने वन बाय वन चैप्टर्स किए थे। अब हम बोर्ड की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको सारे चैप्टर्स की समरी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि पोएम ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है इन वन वीडियो। अब हम इस वीडियो में सारे चैप्टर्स कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के। ओके, जिसमें हम सबके सारे चैप्टर्स की समरी बताने वाले हैं, और उसमें कुछ मेन ऐसे वर्ड्स हैं जो की वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम हाईलाइट करते जाएंगे साथ साथ में, कि जब आप आंसर अपना फ्रेम करो तो वो जो की वर्ड्स हैं वो आप अपने आंसर में यूज करो, जिससे स्कोर और बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम आगे चल के लाइव सेशन करने वाले हैं। से जो हम कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे उसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती चलूंगी कि कौन कौन से ऐसे मेन हाईलाइटेड वर्ड्स है, कौन सी कीवर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इस बार के बोर्ड में। फिर आगे चल के हम लाइव सेशंस भी रखेंगे, जिसमें हम और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बोर्ड के लिए, और उसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का भी बताएंगे कि आपको अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है बोर्ड में, जिसमें आपका स्कोर और ज्यादा अच्छा है। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो ये जो चैप्टर है वो एक फार्मर का है। वो फार्मर का नाम है लेंचो। तो लेंचो जो है वो काफी हार्ड वर्किंग फार्मर है, बट हेल स्टॉर्म की वजह से उसका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, उसकी कॉर्नफील्ड का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो वो भगवान को लेटर लिखता है। वो भगवान को लेटर लिख के बता रहा है कि मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया है और मुझे 100 पीसोस चाहिए। और वो लेटर लिख के एक्चुअली में पोस्ट ऑफिस भी जाता है, लेटर को पोस्ट ऑफिस में दे देता है। ठीक है, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। और इससे पता चलता है कि वो भगवान के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास कर रहा है, कितना ज्यादा उसका ब्लाइंड फेथ है भगवान के ऊपर, कि उसने लेटर भेजा है, भगवान तक लेटर जाएगा और भगवान उसका रिप्लाई भी करेंगे। फिर क्या रहता है कि जैसे ही पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट मास्टर और वो सारे एम्प्लॉयज, वो लेटर को खोलते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं कि ये तो कैसा बंदा है जो भगवान को लेटर लिख रहा है। तो पोस्ट मास्टर जो है वो चाहता है कि लेंचो का जो ट्रस्ट है भगवान के ऊपर वो ब्रेक ना हो, वो ना टूटे। इस वजह से पोस्ट मास्टर और बाकी सारे एम्प्लॉयज मिलके 70 पीसोस कलेक्ट करते हैं। सब 70 पीसोस कलेक्ट करते हैं और फिर लेंचो को बेच देते हैं। फिर लेंचो को मिलते हैं 70 पीसोस। जैसे ही लेंचो को 70 पीसोस मिलते हैं, खुश होने के बजाय वो दुखी हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको ऐसे लगता है कि जो बाकी के 30 पीसोस हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, पोस्ट मास्टर ने ले लिए, क्योंकि लेंचो को पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर। उसे पता है कि भगवान ने उसे डेफिनेटली 100 पीसोस भेजे ही होंगे, क्योंकि लेंचो ने लेटर में क्लियरली मेंशन किया था कि उसको 100 पीसोस की जरूरत है। पर जब उसके पास 70 पीसोस आते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि कहाँ से आए मेरे पास, क्योंकि उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है भगवान के ऊपर। वो मतलब उसको एकदम कॉन्फिडेंट था कि हाँ भगवान तो भेजेंगे ही भेजेंगे, इतना ज्यादा उसको कॉन्फिडेंट था। पर जैसे ही पैसे आते हैं वो उन पे शक करता है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे, कि उन लोगों ने 30 पीसोस मेरे ले लिए हैं। फिर वो भगवान को एक और बार लेटर लिखता है और बोलता है इस बार मुझे डायरेक्ट पैसे भेजना। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है। और लेटर टू गॉड में ये जो स्टोरी है वो लिखी किसने है? G.L. फ्यूंटिस ने। एक पुअर फार्मर के बारे में बता रहे हैं लेंचो। एक छोटे से विलेज में रहता है और कम्प्लीटली अपने क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है। उसका पूरा जीवन ही वो, देखिए वो फार्मर है तो उसका पूरा जो जीवन है वो क्रॉप्स पे और खेती पे ही निर्भर है। ठीक है, सो वो होप कर रहा है कि अच्छा हार्वेस्ट हो, बट हेल स्टॉर्म की वजह से उसका जो कॉर्न फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली का देखभाल कैसे करेगा, वो अपनी फैमिली का पेट कैसे भरेगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इतने लॉस के बाद लेंचो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। ठीक है, वो अपना होप नहीं छोड़ता, वो भगवान को फिर लेटर लिखता है, क्योंकि वो भगवान को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। वो फार्मर होने के बाद भी
पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा फार्मर है, लिटरेट है। तो वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को लेटर लिखेगा और लेटर में वो भगवान को बोलता है कि मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। इसमें जो ये हाईलाइटेड है इसका आपको ध्यान रखना है कि जो स्टोरी है वो लिखी किसने है, ठीक है। आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आंसर फ्रेम करोगे तो आपको स्टार्टिंग हमेशा ऐसे करनी है, पहले चैप्टर का नाम लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, चैप्टर के बारे में थोड़ा बताना है, 2 लाइन में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करना है, जिस वजह से एकदम प्रेजेंटेबल लगेगा आंसर और उसमें स्कोर आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो इसमें हाईलाइटेड पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, इसमें ऐसा पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि लेंचो मतलब पढ़ा लिखा था कि नहीं था। जीएसईबी वालों को स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं। तो उसने भगवान को लेटर लिखा क्योंकि वो इतना स्ट्रांग बिलीव करता था कि भगवान जो है उसके लेटर का डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इतना वो मतलब ब्लाइंड फेथ था उसका गॉड में कि उसने डायरेक्ट लेटर लिख दिया। तो आपको आंसर में इसमें मेंशन करना है कि भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ था, तो ब्लाइंड फेथ इन गॉड, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप ध्यान रखना और आंसर में जरूर मेंशन करना। इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है वो है हमारा 70 पीसोस और 30 पीसोस। तो इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट मास्टर और उनके जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने लेंचो को कलेक्ट करके अमाउंट जो पूरा भेजा, उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्यों भेजा, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। पोस्ट मास्टर के माइंड में ऐसा क्या आया जो उसने सोचा कि चलो कलेक्ट करके हम बेचते हैं। तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, इसके आंसर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर जो है वो नहीं चाहता था कि उसका जो इतना वो विश्वास करता है भगवान के ऊपर, उसका जो फेथ है वो टूट जाए, वो ब्रेक हो जाए। पोस्ट मास्टर ऐसे नहीं चाहता था। उसका जो फेथ है वो मेंटेन करने के लिए पोस्ट मास्टर और बाकी सारे एम्प्लॉयज ने मिलके पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेजा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमें क्या पता चलता है अल्टीमेटली इस चैप्टर में से, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, इसका कंक्लूजन क्या है। इसमें बताते हैं कि भगवान पे जो लेंचो ने विश्वास रखा, ठीक है, जो लेटर लिखा, तो फेथ इन गॉड कैन गिव होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। अगर आप डिफिकल्ट टाइम्स में भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली आपका काम सही से हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम ये हाईलाइट करती है कि पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने काइंडनेस दिखाई, ह्यूमैनिटी दिखाई, इंसानियत के नाते उन्होंने पैसे जोड़ के भेजा, ठीक है, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी शोन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो लेंचो का फेथ बता रहे हैं यहाँ पे, वो जिस तरीके से इतना विश्वास करता था भगवान के ऊपर, और एट द सेम टाइम पोस्ट मास्टर ने जो किया लेंचो के लिए, पोस्ट मास्टर ने और बाकी सारे एम्प्लॉयज ने जो किया वो दिखा रहे हैं, उनका काइंडनेस और ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर में क्या रहता है, साउथ अफ्रीका में पहले के टाइम पे जितने भी गोरे लोग थे, वाइट पीपल्स थे, उन्होंने ब्लैक पीपल को दबाया हुआ था। और पहले के टाइम पे सब कुछ अलग था, गोरे लोगों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी, सब कुछ अच्छा होता था उनके साथ, और काले लोगों को दबाया जाता था, ठीक है, काले लोगों को बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था। तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। इसमें मेन पॉइंट है अपर्थाइड, इसमें अपर्थाइड सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका कीवर्ड है, ये आपके आंसर में जरूर होना चाहिए। काफी टाइम बाद जब फाइनली साउथ अफ्रीका को सही मायने में आजादी मिली, मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, क्योंकि पहले जो थे वो सिर्फ गोरे सारे दबा रहे थे ब्लैक्स को। तो जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो जो गोरे लोग थे वो हमें स्किन कलर की वजह से बहुत ज्यादा दबा रहे थे, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे हमारे साथ, बहुत स्ट्रगल देखा है इंडिया ने। और
कई स्ट्रगल्स देखने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद, काफी सारे मूवमेंट्स होने के बाद, लीडर्स आने के बाद, तब जाके इंडिया को फिर आजादी मिली। तो वैसे ही सेम ये सिचुएशन बताई है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में भी यही था, गोरे लोग जो हैं वो काले लोगों को दबा रहे थे, ठीक है। और गोरे लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, काले लोगों को बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो इस चैप्टर में हमने वही बताया है कि बहुत सेंचुरीज बीत गई, उसके बाद जाके दोनों में मतलब इक्वालिटी आई, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि काफी सेंचुरीज के बाद डेमोक्रेसी देखने को मिली और पहले जैसा माहौल हुआ। तो जब इतना टाइम लग जाता है आजादी मिलने में, रियल सेंस में जो आजादी मिली ना, वो बाद में मिली। तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें हुई थी और कैसे नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं उन दिनों को जब काले लोगों को बहुत दबाया जाता था, और कैसे ये लोग बाहर आए इन सब चीजों से और कैसे इनकी इक्वालिटी आए। तो इस चैप्टर में वो बताया गया। तो नेल्सन मंडेला जो है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। मतलब इसमें बता रहे हैं ये एक ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है अपने बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में। उन्होंने जो स्ट्रगल्स किए, उनकी अर्ली लाइफ क्या थी, और जब गोरे लोगों ने काले लोगों को दबाया, वो ड्यूरिंग द फेस क्या क्या हुआ, वो सब लिखा गया है। तो इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ ब्लैक पीपल, मेन इसका इतना ही है। चैप्टर में इनके स्ट्रगल्स के बारे में बताया है जो काले लोगों ने सहा इन साउथ अफ्रीका टू गेन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, आजादी के लिए और समानता के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। सो ये डेट जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 10 मई 1994। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आप जितना अच्छे से पढ़ो उतना ज्यादा अच्छा। तो 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने शपथ ली थी, क्या शपथ ली थी, क्योंकि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका में। 300 सालों से भी ज्यादा गोरे लोगों ने रूल किया था, उसके बाद अब जाके वो दिन आया जब ये लोग खुल के सांस ले सकते हैं हवा में, फ्रीडम है और इक्वालिटी है। सो इस दिन, ये दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये शुरुआत है डेमोक्रेसी की साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बाद, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद अब जाके वो दिन आया है जिसका इनको बेसब्री से इंतजार था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे अटेंड करने के लिए, ये सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। सो मंडेला ने प्रॉमिस किया दैट ये जो गवर्नमेंट है, ये कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, कभी भी वो अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ सहा है। एंड ऑपरेशन मतलब दबाना किसी को, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, ऐसा कभी फिर से नहीं होगा। हमेशा लोगों को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो गोरे हो या चाहे वो काले हो, कभी भी किसी को दबाया नहीं जाएगा। तो कलर के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इनॉग्रेशन जो सेरेमनी थी वो बहुत ज्यादा यूनिक थी, क्योंकि इन लोगों ने नेशनल एंथम्स गाए थे, ठीक है। व्हाइट लोगों ने ब्लैक का नेशनल एंथम गाया और ब्लैक लोगों ने व्हाइट का नेशनल एंथम गाया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत यूनिक सेरेमनी थी ये। इस दिन मंडेला को याद आ रहा है कि किस तरीके से ब्लैक पीपल ने सफर किया था, उनकी सफरिंग्स के बारे में मंडेला याद कर रहे हैं, कितने स्ट्रगल्स देखे हैं उन्होंने, जिनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था, उनको अपनी कंट्री के बेसिक राइट्स, अपने अधिकार ही नहीं मिले थे। वो ऐसा मानते थे कि दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर्स। नेल्सन मंडेला की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, कि कोई भी नफरत के साथ पैदा नहीं हुआ है, सब लोग प्यार के साथ पैदा हुए हैं। नफरत तो इंसान इस दुनिया में आने के बाद सीखता है, ठीक है। तो हेटरेट जो है वो सिखाई जाती है, वो देख देख के सीखता है, सब लोग पैदा प्यार के साथ होते हैं, ठीक है। इफ पीपल कैन लर्न हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, नफरत करना सीख सकते हैं, तो वो डेफिनेटली प्यार करना तो सीख ही सकते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला के वर्ड्स। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रू करेज मतलब मीन्स ओवरकमिंग फियर, नॉट बीइंग फियरलेस। मतलब आप डर से कैसे ओवरकम करते हो, डर पे कैसे विजय हासिल करते हो, वो है असली मतलब करेज का, हिम्मत का असली मतलब वही है कि हम डर पे कैसे विजय हासिल करते हैं।
सो मंडेला ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हर एक पर्सन की दो ड्यूटीज रहती है, एक अपने देश के प्रति और दूसरी अपनी फैमिली के प्रति। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में कि कौन सी ड्यूटीज जो है वो एवरी पर्सन को परफॉर्म करनी पड़ती है, कौन सी ड्यूटीज उनको निभानी पड़ती है। पहली होती है फैमिली के प्रति और दूसरी होती है हमारे खुद के देश के प्रति। और ब्लैक पीपल के लिए साउथ अफ्रीका में दोनों ही ड्यूटीज को फुलफिल करना ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो सही मायने में फ्री नहीं थे, दे वर नॉट फ्री। तो मंडेला ने क्या रियलाइज किया कि फ्रीडम जो है ब्लैक पीपल की वो इनकम्प्लीट है, वो छीनी जा चुकी है, क्योंकि गोरे लोगों ने उनको कम्प्लीटली फ्री होने ही नहीं दिया। एज लॉन्ग एज दे वर ट्रीटेड अनफेयरली एंड ऑप्रेस्ड, जब तक उनके साथ ये भेदभाव वाला बर्ताव किया जाएगा, जब तक उनको दबाया जाएगा, तब तक वो सही मायने में फ्री है ही नहीं, फ्रीडम है ही नहीं, इक्वालिटी है ही नहीं, तब तक वो दो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी दो ड्यूटीज हैं जो हर एक पर्सन को फुलफिल करनी चाहिए, और ब्लैक पीपल क्यों दोनों फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। और वो ऐसे मानते थे नेल्सन मंडेला कि फ्रीडम जो है वो सबके लिए है, ऑप्रेस्ड के लिए और ऑप्रेसर के लिए, मतलब जो दबा रहा है वो और जिसे दबाया जा रहा है वो, दोनों के लिए फ्रीडम जरूरी है। क्योंकि जो जिसको दबाया जा रहा है उसके लिए तो नेचुरली फ्रीडम इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उसे दबाया जा रहा है, उसे फ्री होना है, उसे दबे नहीं रहना, उसे स्ट्रगल नहीं करना। और जो दबा रहा है उसके अंदर भी बहुत हेट भरा हुआ है, बहुत नफरत है, उसे भी वो नफरत से फ्रीडम चाहिए। तो दोनों को ही फ्रीडम चाहिए, बिकॉज द ऑपरेसर, इसका भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोथ द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर नीड फ्रीडम, व्हाई, ऐसे करके एक क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों को फ्रीडम क्यों चाहिए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं क्योंकि ऑपरेसर जो है उसमें बहुत नफरत है, तो वो नफरत से बाहर आने के लिए उसे आजादी चाहिए ताकि वो प्यार को अपना सके, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है और इनजस्टिस। सो जो सही मायने की फ्रीडम है वो तभी आएगी व्हेन एवरीवन लिव्स विद इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जब सब लोग समानता के साथ रहेंगे तभी सही मायने में हमारी फ्रीडम आएगी, रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे और इक्वालिटी में रहेंगे तभी उसे ट्रू फ्रीडम कहा जाएगा। ठीक है, सो इस चैप्टर में से हमने क्या सीखा हम वो एक बार देख लेते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फ्रीडम और इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए। ठीक है, आजादी और समानता बहुत जरूरी है। और जो ट्रू ब्रेवरी होती है, जो बहादुरी होती है एक्चुअली में, लाइज इन फेसिंग एंड ओवरकमिंग फियर, डर को फेस करना और उस पर विजय हासिल करना, एक्चुअल सेंस में उसे ही हम ब्रेवरी कहते हैं। ठीक है, मंडेला's लाइफ शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ लव। तो नेल्सन मंडेला की लाइफ हमें क्या दिखाती है कि प्यार का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्यार कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सोसाइटी के टूवर्ड्स, हमारी कंट्री के टूवर्ड्स, हमारी फैमिली के टूवर्ड्स जो जिम्मेदारी है जो हर एक पर्सन को फुलफिल करनी चाहिए, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें इससे पता चलता है। तो इसी के साथ हमारे सेकेंड चैप्टर की समरी यहीं पे खत्म होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें एक सी गर्ल होता है, ये एक स्टोरी है सी गर्ल की जो उड़ने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा तब उसके विंग्स प्रॉपरली खुलेंगे ही नहीं, वो मूवमेंट आएगी ही नहीं और वो नहीं उड़ पाएगा, तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो एक उसकी स्टोरी बताई है। और नेक्स्ट में एरोप्लेन की एक स्टोरी है, ब्लैक एरोप्लेन, एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसमें ये जो स्टोरी है वो सस्पेंस में ही खत्म हो जाती है, लास्ट में पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसमें क्या है। His first line is written by लियाम फ्लेहर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आंसर्स फ्रेम करेंगे तब चैप्टर के साथ साथ ऑथर का नाम लिखना है और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। सो ये सी गर्ल, एक यंग सी गर्ल की स्टोरी है जिसको
बहुत ज्यादा डर लगता है उड़ने से, क्योंकि उसे डर लगता है कि जब वो उड़ने की कोशिश करेगा, अपने विंग्स को खोलेगा, तो वो प्रॉपरली वो मूवमेंट नहीं आएगी और समय रहते उसके विंग्स नहीं खुलेंगे और वो गिर जाएगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ सा है। ठीक है। सो वो ऐसे मानता है कि इसकी विंग्स जो है वो वीक है और उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नहीं उड़ पाएगा। यही सोच सोच के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इवन दो उसके जो भाई बहन हैं वो आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है। अब देखना इसकी फैमिली इसको कैसे सपोर्ट करती है, इसे कैसे मोटिवेट करती है और ये कैसे उड़ता है। सो उसमें हिम्मत नहीं आ रही, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि वो लेग से कैसे फ्लाई करेगा। तो इस टाइप का रहता है जो उसकी एंड पे वो खड़ा है, उसे फ्लाई करना है पर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है। तो वेन एवर ही ट्राइड फियर स्टॉप हिम, वो जब भी उड़ने की कोशिश करता है तो डर के मारे रुक जाता है। इसके पेरेंट्स जो है वो उसे बहुत डांटते हैं और वार्न करते हैं कि अगर तुम नहीं उड़े ना तो तुम भूख के मारे वैसे भी मर ही जाओगे, तो बेटर है कि तुम उड़ जाओ, और उसे मोटिवेट करते हैं। तो एक बार क्या होता है, वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, बहुत ज्यादा हंग्री रहता है। फिर उसकी मदर जो है वो उसके पास आती है और उसकी मदर के बीक पे अ पीस ऑफ फिश, मतलब मछली का एक टुकड़ा होता है। तो भूख के मारे वो उड़ता है, उड़ने की कोशिश करता है और छलांग लगाता है मछली तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ही वो छलांग लगाता है वो गिर जाता है नीचे, क्लिफ के नीचे गिरता है, और फिर वो रियलाइज करता है कि उसके जो विंग्स हैं वो अपने आप ओपन हो जाते हैं और फिर वो फ्लाई करने लगता है। ठीक है। तो ये मूवमेंट के बाद इसके जो विंग्स है उसमें प्रॉपर मूवमेंट आ जाती है और वो अपने विंग्स को खोल के इजीली वो फ्लाई कर देता है। तो उसका जो सारा डर है वो चला जाता है। सो ऑटोमेटिकली उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देता है। फिर वो रियलाइज करता है कि वो भी बाकियों की तरह उड़ पा रहा है और वो बहुत ज्यादा खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ उड़ जाता है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से साइकोलॉजी की जो प्रॉब्लम रहती है, मतलब मेंटली हम लोग है ना डर को इतना ज्यादा हम पे हावी कर देते हैं कि हम एक्चुअली में जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ द फियर। डर की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते। ठीक है। तो हमें क्या इसमें से सीखना चाहिए कि हमें हमारे फियर से ओवरकम करना चाहिए। ठीक है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जब हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा हो तब हमें उस चीज के टुवर्ड्स स्टेप उठाना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो डर है वो चला जाएगा। तो अभी दूसरी भी स्टोरी है इसमें, पार्ट टू, द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें क्या रहता है, द ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसमें जो पायलट रहता है वो रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहा होता है फ्रांस से इंग्लैंड में, और वो मन में सोचता है कि मॉर्निंग में मैं बहुत ही हैवी इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा अपनी फैमिली के साथ, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है। तो सामने से, मतलब रात का समय होता है तो सामने बहुत ज्यादा डार्कनेस होती है, बहुत ज्यादा डार्क क्लाउड्स होते हैं, वो उसके अंदर ले लेता है प्लेन। तो जैसे ही वो अंदर जाता है और ज्यादा अंदर डार्क हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और जो प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे प्रॉपरली। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे, और फ्यूल भी बहुत कम होता है। उतने में एक दूसरा प्लेन आता है, और जो दूसरे प्लेन का पायलट है वो ये वाले पायलट को हैंड वेव करता है और उसे कहता है कि फॉलो मी। वो उसे एक इशारा देता है कि मुझे फॉलो कर। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ये प्लेन आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे ये पायलट भी जा रहा है। तो ये जो पायलट है उसने सामने वाले पायलट के ऊपर ट्रस्ट किया और उसको फॉलो करते गया, और फॉलो करते 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 सामने फिर रनवे उसको दिख गया, तो उसने सेफली इजीली लैंड कर दिया। फिर क्या होता है, जब ये नीचे उतरता है तो वो सामने पूछने जाता है कि दूसरा प्लेन किसका था, मुझे सामने वाले पायलट को थैंक यू बोलना है। फिर उससे पता चलता है कि उस टाइम पे उस रात को और कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था, सिर्फ एक इसी का प्लेन था जो फ्लाई कर रहा था। तो वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि वो प्लेन किसका था, फिर तो मुझे गाइड किसने किया, मुझे रास्ता किसने दिखाया। तो बस इसी सस्पेंस के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स कौन से हैं।
तो ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्टीरियस स्टोरी है, और आप याद रखना ये लिखी किसने है, फेडरिक फॉर्सिथ ने। सो ये जाता है फ्रांस से इंग्लैंड में अपनी फैमिली को मिलने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब लास्ट में ये दूसरे पायलट के बारे में जानने की कोशिश करता है तब पता चलता है कि वहां पे और कोई प्लेन था ही नहीं। तो बस यहीं पे सस्पेंस में ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो हम ऐसा इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि एक सुपर नेचुरल कोई पावर है, ठीक है, जैसे हम अभी भगवान में बहुत ज्यादा मानते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा मानते हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से बोलेंगे, और कुछ लोग ऐसा बोलेंगे ये भ्रम होगा, उसका इल्यूजन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, वो जो दूसरा एरोप्लेन होगा वो क्या होगा, एक तो कोई लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वो एक सुपर नेचुरल पावर है, कोई स्पिरिचुअल सेंस में इसका आंसर लिख सकता है कि भगवान ने गाइड कर दिया, भगवान ने बचा लिया, उस टाइप का। और कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये उसका भ्रम होगा, इसका इल्यूशन होगा। तो इस टाइप से आप अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। तो हमने दोनों स्टोरीज से क्या सीखा, हमें दोनों स्टोरीज ये सिखाती है कि हमें डर पे कैसे ओवरकम करना है, डर को कैसे ओवरकम करना है और उसमें विजय हासिल करनी है। ठीक है, तो जब भी हम खुद पे भरोसा करते हैं तो हम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई भी डिफिकल्ट टाइम हो, हम उसे फेस कर सकते हैं और फिर उसे ओवरकम कर सकते हैं वो फियर को। तो हम उसे ब्रेवली वो पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोनों स्टोरीज हमें क्या सिखाती है कि टफेस्ट मोमेंट में कैसे सरवाइव करना है और कैसे विजय हासिल करना है। तो दोनों ही स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो ये एने फ्रैंक की स्टोरी है जो एक यंग जूइश गर्ल है। सो इसमें क्या बता रहे हैं, पहले जब हिटलर का टाइम था तब जूइश लोगों को है ना बहुत ज्यादा दबाया जाता था, उन पे बहुत ज्यादा जुल्म किए जाते थे, और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स पर रख के टॉर्चर किया जाता था, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। तो जूइश लोगों पे मतलब उन लोगों ने बहुत ज्यादा सहा है, जितने भी जूइश लोग हैं हिटलर के टाइम पे जब नाजी पार्टी रूल कर रही थी तब। तो ये जो लड़की है वो भी जूइश कम्युनिटी की है। तो एक जूइश गर्ल है, और अपने 13th बर्थडे पे उसको एक डायरी मिलती है। वो अपनी डायरी का नाम रखती है किटी, क्योंकि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं होता, तो वो अपनी सारी बातें डायरी के साथ शेयर करती है। वो डायरी को सब कुछ बताती है, उसकी सारी फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ बताती है। वो ऐसे मानती है कि सामने एक पर्सन है, उसके साथ वो सब कुछ शेयर करती है। ठीक है, तो वो अपनी डायरी का नाम रखती है किटी। तो वो अपनी डायरी में ऐसा लिखती है कि मतलब जब वो स्कूल जा रही होती है तो जब भी मार्क्स मिलते हैं तो वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, बट एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स जिसमें वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहती, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उसके एक टीचर हैं मिस्टर कैसिंग। तो मिस्टर कैसिंग जो है वो उसे ना बिल्कुल ऐसा लगता है, उसे बिल्कुल भी बनती नहीं है उसके साथ, एनी के साथ मिस्टर कैसिंग की नहीं बनती। तो एनी है ना बहुत ज्यादा बातें करती है, मतलब वो चैटर बॉक्स बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वैसी ही हमारी एनी है। तो मिस्टर कैसिंग जो है वो एनी को बोलते हैं कि आप एक ऐसे लिख के आओ, एक कॉम्पो लिखो चैटर बॉक्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती है, उसको पनिश करने के लिए उसे बोलते हैं कि आप एक ऐसे लिखो। पर हमारी जो एनी है वो बहुत विटी है, मतलब बहुत ज्यादा क्लेवर है, वाइज है। तो वो बोलती है कि मैं मतलब सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखूंगी, वो एक्चुअली में बताती है कि वो क्यों बातें कर रही है। तो उसमें वो क्या मेंशन करती है अपने ऐसे में कि पहला वो बताती है कि ये जो है ना वो स्टूडेंट का ट्रेट है। ठीक है, बातें करना एक मतलब स्टूडेंट की आदत है, स्टूडेंट की एक टाइप की हैबिट है कि स्टूडेंट बातें नहीं करेंगे तो मतलब सोशलाइज कैसे करेंगे एंड ऑल। तो वो बताती है पहले तो स्टूडेंट का ट्रेट है, पहले ये रीजन देती है। ट्रेट मीन्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड रीजन वो देती है कि ये क्वालिटी जो है वो उसने अपनी मदर से इनहेरिट किया है, क्योंकि उसकी मम्मी को भी बहुत बोलने का शौक है। तो दैट्स वाई वो चीज मुझ में आई है, मतलब एनी ऐसा बताती है अपने ऐसे में। वो मेन दो चीजें मेंशन करती है कि एक ये चीज जो उसकी मदर से उसने इनहेरिट किया है बातें करने का, और दूसरा
ये एक स्टूडेंट का ट्रेट है, मतलब स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये पढ़ के मिस्टर कैसिंग इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो लिखा है मतलब उसने फैक्ट लिखा है। उसके बाद थोड़े दिन बाद एनी फिर से बहुत बोलती है, बहुत बातें करती है क्लासरूम में। तो मिस्टर कैसिंग फिर से उसे पनिश करते हैं और फिर से उसे ऐसे लिखने को देते हैं, एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स। तो इनकॉरेजिबल का मतलब रहता है जो कभी सुधर नहीं सकते, जो वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वो बोले ही जाती है क्लासरूम में, बातें बहुत करती है। तो सेकेंड टाइम भी आने को लेटर ये ऐसे लिखने को देते हैं। उसके बाद वो ये सारी बातें अपनी डायरी में मेंशन करती है। उसके बाद उसे क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इसका भी एक ऐसे लिखने को मिलता है। तो इस तरीके से वो अपनी डायरी को बता रही है कि मिस्टर कैसिंग किस तरीके से उसे ऐसे लिखने को देते हैं और मैं किस तरीके से उसका जो फैक्ट है, जो एक्चुअली में आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो जो बातें करती है वो एक्चुअली में वही बता रही है अपनी डायरी को कि मैं यही लिखती हूँ जो एक्चुअल केस है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी डायरी को अपनी सारी बातें बताती है, एज इफ कि वो एक रियल पर्सन हो। तो ये है हमारा एनी का। तो अब देखते हैं थोड़ा इसे। तो ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये इंपॉर्टेंट है कि एक यंग जूइश गर्ल है। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक डायरी मिलती है अपने 13th बर्थडे पे, उसका वो किटी नाम रखती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसकी जो डायरी है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, वो अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करती है, अपने थॉट्स फीलिंग सब कुछ। तो एनी ने अपने स्कूल लाइफ के बारे में सब कुछ अपनी डायरी में लिखा है, अपने एग्जाम्स के बारे में। पर ये डेट आप याद रखना, 20 जून 1942। उसने मेंशन किया था कि पूरी क्लास जो है थी वो नर्वस थी अपने रिजल्ट के लिए। ठीक है, और एने कॉन्फिडेंट थी बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। इसमें से इतना ही ध्यान में रखने जैसा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो बहुत बातें करती थी, इस वजह से मिस्टर कैसिंग ने उसे ऐसे लिखने के लिए दिया था। ये रहे सारे टॉपिक्स, चैटर बॉक्स एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। वो बहुत क्लेवर थी और उसने जो फैक्ट था लॉजिकल रीजन के साथ सारे अपने ऐसे लिखे हैं। फिर इसको थर्ड पनिशमेंट मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वैक 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 स्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टीचर जो थी वो उसके ऐसे को बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे। ठीक है, उसके टीचर भी बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे और उसको फिर पनिश करना स्टॉप कर दिया और उसको अलाउ भी किया लास्ट में बातें करने के लिए। उसके बाद उसको धीरे धीरे पनिश करना छोड़ दिया टीचर ने। तो इस तरीके से ये हमारा एने फ्रैंक का चैप्टर। अब ने इसमें से हमने सीखा क्या वो हम देखते हैं। तो इस चैप्टर में से हमने सीखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने बातों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपनी मन की बात मन में ही रख लेते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डाउट पूछने में भी हेजिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है उनको डाउट पूछने में कि मैं इतने सारे बच्चों के बीच में डाउट पूछूंगा और कोई सिली सा डाउट हुआ, सब हंसेंगे तो टीचर क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, क्लासमेट्स क्या सोचेंगे। तो बच्चों को अपनी चीजें इजीली एक्सप्रेस करनी चाहिए, उनके माइंड में जो भी है उन्हें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए बताने में, एक्सप्रेस करने में। ठीक है, उसकी ईमानदारी, उसका इंटेलिजेंस और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था, जिस वजह से उसको मदद मिली कि वो सारी पनिशमेंट्स को अप्रिसिएशन में टर्न कर पाई और एट द एंड उसको वो पनिशमेंट मिलना बंद हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 यहीं पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर नंबर 5, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो ये जो चैप्टर है इसके 3 पार्ट हैं। इसमें आपको इंडिया की कुछ झलक देखने को मिलेगी। जो पहला पार्ट है वो है बेकर, बेकर के बारे में। ठीक है, ब्रेड का क्या इंपॉर्टेंस था पहले के टाइम पे वो बताएंगे। सेकंड है कूर्ग, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, उसकी नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताएंगे और काफी कुछ पता चलेगा इंडिया के बारे में। थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। तो आसाम बहुत ज़्यादा फेमस है चाय के लिए, चाय पत्ती के लिए, तो उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
सो ये चैप्टर जो है वो एक ब्रीफ व्यू देता है, 3 डिफरेंट पार्ट्स में है जैसा कि मैंने बताया। पहला पार्ट है इसका अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है फूड और थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। हर एक पार्ट जो है हमारा कल्चर, हमारा लाइफस्टाइल और नेचुरल ब्यूटी दिखा रहा है अलग अलग प्लेसेस की। ठीक है, तो इसी के साथ हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो है वो किसने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूशियो रॉड्रिगेज। तो ऑथर का नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो बेकर्स थे आ, वो कैसे आते थे, वो क्या कपड़े पहनते थे और ब्रेड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो सब हमें बताएंगे। सो पहले के टाइम पे जो बेकर्स हैं वो 2 बार आते थे दिन में, सुबह और शाम। ठीक है, तो बेकर्स जो हैं वो हाथ में थर्ड लेके आते थे, बैम्बू की एक बड़ी स्टिक रहती है, उसके आसपास वो पूरा उसे डेकोरेट करके बेल्स वगैरह थोड़ी लगा के, ताकि जब वो बैम्बू स्टिक को जमीन पे पटके ताकि आवाज आए और लोगों को पता चले कि बेकर आया है। ठीक है, तो वो बैम्बू स्टिक लाते थे, एक हाथ में वो बैम्बू स्टिक पकड़ते थे और दूसरी हाथ में बास्केट पकड़ते थे और बास्केट में ब्रेड होती थी। ठीक है, तो जो बच्चे थे ना उनको ब्रेड बैंगल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, तो बच्चे दीवाने थे ब्रेड बैंगल्स के। स्वीट ब्रेड भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं था पहले के टाइम पे, चाहे मैरिज हो या कोई भी दूसरा ओकेजन हो, उसमें ब्रेड का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ब्रेड। और पहले के टाइम पे ब्रेड जो थी वो ब्रेड का जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता था। ठीक है, बहुत अच्छी खासी कमाई होती थी। तो अभी इसमें बता रहे हैं कि जो गोवा के जो बेकर्स हैं उनका जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन रहता है पोर्चुगीज के रूप में, मतलब उस टाइम से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। अभी बता रहे हैं, अभी भले ही ब्रेड खाने वाले खत्म हो गए हो या ब्रेड अभी ज्यादा प्रेफर नहीं करते, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी हैं गोवा में। ठीक है, बेकर्स आज भी हैं। तो उस टाइम से लेके ये चलता आ रहा है। और बेकर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकर्स को क्या कहते थे, पैडर्स। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, बेकर्स को पैडर्स कहा जाता था। और वो ब्रेड को बेक करते थे लार्ज ओवंस में और फिर विलेजेस में जाके सेल करते थे। तो पैडर्स जो हैं वो अपने आने के बारे में कैसे बताते थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उनके हाथ में बैम्बू स्टिक होती है और एक हाथ में बास्केट होता है। तो वो बैम्बू स्टिक से आवाज करते हैं और जो बैम्बू स्टिक के ऊपर जो उन लोगों ने सारा लगाया रहता है, पूरा सामान बेल्स वगैरह लगाई रहती है जिससे झनझन की आवाज रहती है। तो जैंग जैंग करके भी आपके टेक्स्ट बुक में वो वर्ड दिया गया है। वो आवाज करके लोगों को बताते थे कि वो आ गए हैं। तो बैम्बू स्टिक रहती थी उनके पास, उससे वो आवाज करते थे। और लोगों को उस टाइम पे फ्रेश ब्रेड खाना बहुत ज्यादा पसंद था और बच्चे ब्रेड बैंगल्स बहुत खाते थे। ठीक है, तो बच्चों के लिए स्पेशली ब्रेड बैंगल्स बनाए जाते थे और बड़ों के लिए नॉर्मल स्वीट ब्रेड बनाई जाती थी। सो बेकर जो है वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ड्रेस को कहते हैं कबाई। और वो कैसी होती है, एक लॉन्ग फ्रॉक जैसी होती है जो पूरी घुटनों तक आए। ठीक है, सो बेकिंग जो था उस टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था और बेकर्स जो थे वो बहुत अच्छे से कमा लेते थे और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहते थे। तो ये था हमारा पार्ट 1, बेकर फ्रॉम गोवा। तो सेकेंड पार्ट हमारा आता है कूर्ग। कूर्ग जो है वो कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी नेचुरल ब्यूटी के बारे में, लैंडस्केप के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो पार्ट है इसका पहले हम देख लेते हैं ऑथर कौन है, लोकेश एब्रॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑथर का नाम जानना। कूर्ग का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, कोडागु। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड कोडागु। कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कॉफी प्लांटेशन, स्पाइसेस, मिर्च मसाले देखने को मिलेंगे। तो टूरिस्ट जो है वो मेनली यहाँ पे सितंबर और मार्च के बीच में आते हैं। ठीक है, मार्च और सितंबर के बीच में यहाँ पे आते हैं। सो जो कूर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, इंडिपेंडेंट है। कूर्गी पीपल जो है वो इंडियन आर्मी में भी रहते हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर में, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब हमने ऑलरेडी इसमें देख लिया था कि यहाँ पे जो लेडीज होती है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, पर जो मैन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज हमने देखी थी
कि इनको लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस ये लोग गन रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। और किसी को भी विदाउट लाइसेंस गन रखने की परमिशन नहीं है, पर ये लोग रख सकते हैं। तो जो फेमस जनरल कैरियप्पा है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। जनरल कैरियप्पा जो है वो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे फ्रॉम कूर्ग, वो भी कूर्ग का ही था, ठीक है। सो ये रीजन जो है इसमें वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है, काफी ज्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो लोग लेजी होते हैं वो भी यहाँ पे आके बहुत ज्यादा एक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एडवेंचर एक्टिविटीज है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव बना देती है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, लोगों का बहुत मन करता है वो एडवेंचर एक्टिविटीज करने का, फिर उससे वो बहुत ज्यादा एक्टिव बन जाते हैं। सो हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, जो वहाँ के हिल्स हैं, उस वहाँ का फॉरेस्ट है, वहाँ का नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के लैंडस्केप्स हैं, वो भी एक सोर्स है कावेरी रिवर का। तो इस तरह से हमने देखा था कि कूर्ग जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वाइल्ड लाइफ में रिच है। सो कूर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा प्लेस है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बताया जाएगा कि एक प्रांजोल नाम का लड़का है, उसके साथ एक राजवीर है उसका फ्रेंड। तो ये दोनों जो हैं वो जाते हैं आसाम में। प्रांजोल ऑलरेडी आसाम का है, पर राजवीर जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहा है आसाम, क्योंकि इनकी वेकेशन चल रही है। तो प्रांजोल राजवीर को अपने साथ आसाम लेके जा रहे हैं। तो अभी ये लोग जा रहे हैं ट्रेन से। तो पहले जाते वक्त जो प्रांजोल है वो बुक रीड करता है, और राजवीर जो है वो सोचता है बुक तो हम घर पे भी रीड कर सकते हैं। वो बाहर की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे इंजॉय करता है, उसे देखते हुए वो आगे बढ़ता है। राजवीर जो है वो नेचुरल ब्यूटी को देख देख के इंजॉय करता है ट्रेन से। तो राजवीर को काफी ज्यादा नॉलेज है टी के बारे में। तो इसी के साथ राजवीर जो है वो दो स्टोरीज बताता है प्रांजोल को, कि जो टी है उसका डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसकी दो स्टोरीज बता रहा है। पहले वो बताता है कि एक चाइनीज एम्परर थे, वो अपना जो पानी है वो बॉईल कर रहे थे। तो एक बार गलती से ट्विग्स ऑफ लीफ उनके बॉईल जो कर रहे थे जिस वेसल में, वहां पे जाके गिर गई। तो उसमें जो लीफ का जो फ्लेवर आया तो वो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे माना जाता है कि वो चाय पत्ती थी, टी लीव्स थे। एक ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी जानने के बाद प्रांजल और ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। उसे पहले विश्वास नहीं होता, वो और ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो राजवीर दूसरी स्टोरी बताता है। राजवीर बताता है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बोधिधामा करके। तो जो वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको नींद बहुत आती थी। तो नींद बहुत आती थी, इस वजह से उन्होंने अपने आईलिड्स को कट कर दिया, ठीक है। आईलिड्स को कट करके उन्होंने फेंक दिया, और जहां पे उन्होंने अपने आईलिड्स फेंके वहां पे ये टी लीव्स ग्रो हो गए थे, ठीक है। तो ये दो स्टोरी राजवीर बताता है प्रांजल को। फिर वो लोग पहुंचते हैं वहां पे। तो जो प्रांजल के पापा हैं वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं राजवीर के नॉलेज से, क्योंकि राजवीर जो है वो प्रांजल के पापा से पूछता है कि जो ये टी लीव्स जा रहे हैं व्हीकल में, वो क्या सेकेंड फ्लश है। मतलब कि क्या रहता है कि पहली बार जो टी लीव निकलते हैं उसको प्लग करने के बाद उसमें से सेकेंड टाइम भी निकलते हैं टी लीव्स। तो वो वही पूछ रहा था क्या ये उसका सेकेंड टाइम है, क्योंकि जो सेकेंड टाइम के टी लीव्स निकलते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं और बेस्ट लीव्स माने जाते हैं। तो ये इतना क्वेश्चन पूछने के बाद प्रांजल के पापा को लगा कि राजवीर को टीज का अच्छा खासा नॉलेज है, मतलब वो अच्छे से होमवर्क करके आया है। तो इन शॉर्ट जो प्रांजल के पापा हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब अच्छे से वो पढ़ के आया है इन सब के बारे में। मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं तो उसके बारे में पहले थोड़ा रिसर्च करते हैं, वो जगह को जानने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही राजवीर भी पहले से सब पढ़ के आया था इस चीज के बारे में। तो उसके नॉलेज से प्रांजल के पापा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने लास्ट में राजवीर से बस इतना ही कहा कि तुम अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। तो हम देख लेते हैं कौन से वर्ड्स हाईलाइटेड है। तो पहले तो आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, अरूप कुमार दत्ता।
सो ये मैंने जैसे कि आपको बताया, दो फ्रेंड्स की कहानी है। वो आसाम जा रहे थे, सीन सिनेरी इंजॉय कर रहे थे, और दो स्टोरीज बताई थी। एक चाइनीज एम्परर की थी और दूसरा इंडियन लेजेंड्स। इंडियन लेजेंड्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्क बोधिदामा। तो आसाम पहुंचने के बाद सारे प्लकर्स को देखा। प्रांजल के पापा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए राजवीर के नॉलेज से। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि हमने ये तीनों पार्ट्स में से क्या सीखा। तो ये चैप्टर दिखाता है डाइवर्सिटी, कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया जो है वो एक डाइवर्स नेशन है ना। इंडिया डाइवर्स नेशन है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, साथ मिलके रहते हैं। सबके लैंग्वेजेस अलग हैं, सबके कल्चर्स अलग हैं, सबके रीति रिवाज अलग हैं, फिर भी सब साथ मिलके एक साथ रहते हैं। तो इट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, उनका कल्चर, डाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी। ये हमें सिखाता है कि इंडिया में बहुत सारे वंडरफुल प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उनके कल्चर को और जानना चाहिए। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, मिचबिल द ऑटर। गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल के पास पहले एक डॉग था जिसका नाम था जॉनी। तो जॉनी के एक्सपायर होने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी थे और उन्होंने सोचा कि अब तो डॉग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब डॉग चला जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। सो जॉनी के एक्सपायर होने के बाद जो हमारे ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं अब डॉग तो नहीं लेना है। फिर वो जाते हैं इराक अपना मेल रिसीव करने, बसरा, इराक में। तो वहाँ पे ऑटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज पाए जाते हैं, उसके साथ कंपेयर किया है। ठीक है। तो उस उतने ज्यादा ऑटर्स पाए जाते हैं वहाँ पे। तो वहां पे उनके फ्रेंड का मेल आ जाता है, बट उनका डिले हो जाता है, काफी टाइम तक उनका मेल नहीं आता। पर ये बात वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि वो सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं कि वो एक ऑटर को एज अ पेट ले। तो उनके जो फ्रेंड है वो पेट भिजवाते हैं, एक ऑटर। दो अरब से आते हैं और वो स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठे होते हैं रूम के बाहर, और एक सैक होता है, एक बोरी होती है जिसमें एक क्रिएचर मूव कर रहा है। तो फ्रेंड जो है, ऑथर के जो फ्रेंड है, वो एक नोटिस भी, मतलब एक नोट भिजवाते हैं। वो नोट पे लिखा होता है हियर इज योर ऑटर। ठीक है। तो इसी के साथ उनके फ्रेंड ने उनको ऑर्डर दिया। तो जैसे ही उनको वो ऑर्डर मिलता है, फर्स्ट डे का सीन बता रहे हैं। फर्स्ट डे जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा दूर जाके सोता है। मतलब गेविन मैक्सवेल जहाँ सोए हैं उनका जो बेड है उससे जितना हो सके उतना दूर जाके ऑर्डर सोया हुआ है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो ऑर्डर है वो अभी घुला मिला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे है ना, उसको भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा घुलने मिलने में। सेकेंड डे पे जो ऑर्डर है वो खुद ही उनके नीज के पास में आके सो जाता है रात को। तो इससे ये पता चलता है धीरे धीरे वो अभी हिलने जुलने लगा है। ठीक है, गेविन मैक्सवेल के साथ। फिर पता चलता है नेक्स्ट डे, सेकेंड डे मॉर्निंग में, कि वो काफी सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत कुछ खेलता है, अपने में रहता है, काफी सारी एक्टिविटीज करता है, और उसको पानी में रहना बहुत पसंद है। तो गेविन मैक्सवेल ने देखा कि ऑटर को है ना पानी में रहना बहुत पसंद है। जो बाथ टब रहता है, उस पर जो टैप है उसको वो सही डायरेक्शन में मूव कर लेता है ऑटर खुद जाके। ठीक है, सही डायरेक्शन में वो मूव हो जाता है, जिस वजह से वहां पे पानी फ्लो करता है और वो पानी में काफी टाइम तक बैठे रहता है और पानी में ही खेलता है। क्योंकि ऑटर का ये मानना है कि पानी को है ना मूव होना चाहिए, एक जगह पे स्टिल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऑटर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा गेविन मैक्सवेल कह रहे हैं। सो ऑटर्स की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे बताई जा रही है कि ऑटर कैसे खेलता था, क्या क्या खेलता था, उसके टॉयज क्या थे, और उसे पानी बहुत ज्यादा पसंद था। फिर एक दूसरा सिचुएशन आती है कि ऑथर जो है हमारे गेविन मैक्सवेल, उनको अब जाना था घर पे। तो अब वो प्लेन का सीन बताएंगे कि प्लेन में वो किस तरीके से ऑटर को ले गए। तो एयरलाइंस का रूल था कि 18 इंचेस का बॉक्स होना चाहिए, 18 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो बॉक्स। उसमें आपको अपने पेट को रखना है, और प्लेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने फीट के पास में वो बॉक्स रखो।
ये रूल था एयरलाइंस का। तो इसी तरह से उन्होंने एक बॉक्स बनवाया गेविन मैक्सवेल ने, और उसमें ऑटर को रख दिया। उसमें कुछ होल्स भी किए हुए थे ताकि वो सांस ले सके, हवा अंदर जा सके, बाहर आ सके, इस तरीके से। और लिड पे जो उसका ढक्कन था उसमें थोड़े क्रैक्स भी थे, और वो अपना खाना खाने चले गए। पर जैसे ही वो खाना खाने के बाद वापस आते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो होल है वहां से ब्लड बाहर आया है और सूख भी गया। ब्लड के धब्बे वो उनको दिखते हैं। क्रैक से भी बाहर आया है ब्लड और सूख गया है, और होल से ब्लड बाहर आया है और सूख गया है। ये देख के वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो फटाफट से लिड ओपन करते हैं, और जो ऑटर है वो लो क्राइंग साउंड में ऑथर के पास आ जाता है, उनके पैर के पास। तो ऑथर जो थे वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे, क्योंकि उनको जाने में लेट हो रहा था। ऐसा कुछ बता रहे हैं कि सिर्फ 10 मिनट पड़े थे और उनको एयरपोर्ट पहुंचना था। ठीक है। तो क्या करते हैं, जो ब्लड वगैरह है वो सब अच्छे से सेट करके, क्लीन करके, जो अंदर ऑटर ने पूरे स्क्रैचेस से बाहर निकाल दिया था, पूरे वुडन को पूरा खराब कर दिया था, कि उसकी वजह से ऑटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अंदर वो कंफर्टेबली बैठ पाए, उसे पूरा क्लीन करके उसे अंदर बिठाते हैं और लिड बंद करके ले जाते हैं। ठीक है। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था, कैब ड्राइवर, वो इस इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा था लाइक अ बुलेट, और इतनी जल्दी वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, और बहुत जल्दी उसने एयरपोर्ट पहुंचा दिया। फिर वहां जाके गेविन मैक्सवेल कहते हैं कि हमारी जो सीट थी प्लेन में वो फ्रंट पे ही थी, और जितने भी ऑफिशियल्स थे वो हमको बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे थे क्योंकि हम लोग लेट थे। तो वो अपनी फ्रंट सीट पे जाके बैठते हैं। अब प्लेन का सीन में बताया है कि जो एयर होस्टेस है वो बहुत ज्यादा काइंड है, पोलाइट है, लविंग है, चार्मिंग है। मैक्सवेल है वो मिचबिल, वो ऑटर को मिचबिल कहते हैं। ऑटर का नाम उन्होंने मिचबिल रखा। वो मिचबिल का खाना, मतलब वो फिश जो है, जो लेके आए थे वो अपने घर से, वो बोलते हैं कि आप अभी रख दो फ्रिज में, जब ऑटर को भूख लगेगी, जब मिचबिल को भूख लगेगी तब मैं लूंगा। तो एयर होस्टेस बहुत ही काइंड है, वो कहती है कि आप अपने ऑर्डर को अपने नीज पे रख सकते हो। पर ये ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि गेविन मैक्सवेल ने जो भी लास्ट आधे घंटे में हुआ था, जो खून निकला था, वो सब कुछ बता दिया एयर होस्टेस को, कुछ भी छुपाया नहीं। उसके बाद जाके एयर होस्टेस ने कहा कि आप अपने नीज पे रख सकते हो। तो इससे पता चलता है कि जो एयर होस्टेस है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, काइंड है, और सपोर्टिव नेचर की है। फिर क्या होता है, ऑटर जो है वो बॉक्स के बाहर आ जाता है। ठीक है। वो बॉक्स के बाहर आ जाता है और प्लेन में केओस हो जाता है, एकदम केओटिक सिचुएशन हो जाती है। उसमें एक लेडी होती है, वो अपने सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, रैट रैट। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इतना पता नहीं था कि ऑटर जैसा भी कोई क्रिएचर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बसरा में ये चीज कॉमन थी लेकिन बाकी सब जगह पे इतना कॉमन नहीं था। तो वो लेडी को लगता है कि रैट है, तो वो चिल्लाने लगती है, रैट रैट, और वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। फिर ऑटर जो है वो एक फैट मैन के फीट के पास में जाता है। उन्होंने टर्बन पहनी है, वाइट टर्बन। उसके बाद वो भी डर जाते हैं। तो जो गेविन मैक्सवेल है वो ऑटर को पकड़ने जाते हैं, छलांग लगाते हैं। उतने में ऑटर तो भाग जाता है, लेकिन उनका मुंह जो है, उनका फेस, उस पर कड़ी लग जाती है। ठीक है। तो एयर होस्टेस आती है, बहुत ही शांति से, पोलाइटली, आराम से वो कहती है, सर आप बैठिए, मैं ऑटर को पकड़ के आपके पास लेके आती हूँ। तो इससे पता चलता है कि एयर होस्टेस सेकेंड टाइम, एयर होस्टेस ने गुस्सा करने के बजाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन हो गई थी प्लेन में, तो गुस्सा करने के बजाय वो एकदम काम रही, पोलाइट रही, और शांति से उन्होंने कहा कि सर आप बैठिए, मैं ऑटर को ढूंढ के आपके पास लेके आती हूँ। फिर जैसे ही वो बैठे गेविन मैक्सवेल, वो अपने नेक को बाहर झांक रहे थे, वो देख रहे थे कि किस तरीके से एयर हॉस्टेस है वो ढूंढ रही है ऑटर को, और किस तरीके से वो लेके आती है। तो उतने में गेविन मैक्सवेल को फील हुआ कि उनके फीट पे कुछ है, कुछ क्रिएचर है जो मूव कर रहा है, और वहां से उनको आवाज आई। तो उन्होंने देखा कि वो ऑटर है।
तो वो उनकी नीज पे आके बैठ गया। इस तरीके से गेविन मैक्सवेल को उनका ऑटर मिल गया, क्योंकि ऑटर खुद सामने से अपने मालिक को पहचानते हुए आया उनके पास। फिर ये जो प्लेन का सीन था वो यहीं पे खत्म होता है। अब बता रहे हैं कि लंदन वो पहुंचे। लंदन में इनका खुद का एक फ्लैट है, ठीक है। तो लंदन में इनके फ्लैट के सामने एक स्कूल है। तो इसमें बता रहे हैं कि ऑटर के लिए उन्होंने एक लीड बनवाई थी, जैसे हम कुत्ते के गले में एक पट्टी बांधते हैं, पट्टा बांधते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, सेम वैसे ही उन्होंने ऑटर के लिए एक ऐसी लीड, एक ऐसा पट्टा बनवाया था ताकि वो ऑटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो वो ऐसे ले गए ऑटर को बाहर कि वो टहले। बट उससे पहले वो उसे बाहर ले गए, उससे पहले का सीन एक बता रहे हैं घर का, कि जब उनका सूटकेस जो था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, एक साइड से दबा हुआ था, एक साइड से ऊपर था, इस तरीके से वो एक स्लोप बन रहा था। तो वो स्लोप से हमारा जो ऑटर है मिजबिल, उसने एक गेम डिस्कवर की थी। उसने कौन सी गेम डिस्कवर की थी कि जब वो बॉल को ऊपर रखेगा, अपने पिंग पोंग बॉल को ऊपर रखेगा, वो बॉल अपने आप रोल करते हुए नीचे आएगा, और जो ऑटर है वो साइड में पहले छुप के खड़ा रहेगा, फिर वो बॉल को देखेगा। जब वो बॉल नीचे आता है फिर अपने फेस के थ्रू, अपने मुंह के थ्रू वो बॉल को फिर से वापस ऊपर ले जाएगा, वापस वो बॉल नीचे आएगा। इस तरीके से उसने वो सूटकेस के साथ, डैमेज सूटकेस के साथ, अपने पिंग पोंग बॉल के साथ वो गेम डिस्कवर की थी। उसके बाद जब गेविन मैक्सवेल उसे बाहर सैर कराने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, तो उसकी एक कंपल्सिव हैबिट के बारे में बता रहा है कि जो मिजबिल है उसकी एक कंपल्सिव हैबिट है। तो कंपल्सिव हैबिट को चिल्ड्रंस के साथ कंपेयर किया गया है कि ना चाहते हुए भी वो हम कर लेते हैं, मतलब हमारा वो एकदम रोज का ही हो जाता है। जैसे बच्चे जो रहते हैं वो स्कूल जाते वक्त या स्कूल से आते वक्त कोई रेलिंग रॉड्स हो गई, या फिर कोई बीच में लाइट के पोस्ट रह गए, उसके साथ ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक छोड़ के एक। इस तरीके से बच्चे थोड़ा इधर उधर टहल वहल के जाते हैं। फिर जब भी वो आयरन रॉड्स रहती है उसमें भी वो बच्चे एक छोड़ के एक पे पैर रखते हैं, एक छोड़ के एक पे पैर रखते हैं। इस टाइप की उनकी एक कंपल्सिव हैबिट्स को ऑटर के कंपल्सिव हैबिट्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो अभी ऑटर की कंपल्सिव हैबिट क्या है कि वो जो स्कूल है उसके सामने एक काफी बड़ा एक अच्छा स्पेस है, ग्राउंड है, जहाँ से वो मिजबिल जो है वो 2 फीट की वॉल है, वो इजीली वहां से छलांग लगाता है, वहां से कूदता है और वो पूरा डिस्टेंस कवर करता है, वहां पे पूरा जाएगा और फिर वहां से पूरा आएगा। इससे जो ऑटर है मिजबिल, उसकी पूरी एक्टिविटी को देख के, उसका ये जो पूरा दौड़ है वो देख के जो वहाँ का स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ और स्कूल के प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, वो दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज भी बताई है। और एट दी एंड ऑथर को अपना जो पेट है मिजबिल वो काफी ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं। तो इसमें बॉन्ड बता रहे हैं ह्यूमंस का और एनिमल्स का, कितना प्यारा बॉन्ड रहता है। ऑटर को इंटेलिजेंट एनिमल बताया है, एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा प्लेफुल है, मस्ती करता है, खेलता रहता है, अपने में रहता है, उसे पानी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और साथ साथ में बहुत होशियार भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो ये हमारा चैप्टर है। हम देख लेते हैं कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले आपको ये याद रखना है कि गेविन मैक्सवेल ये हमारे ऑथर का नाम है। तो ये स्टोरी उनकी है। अब उनके पेट के बारे में यहाँ पे मिजबिल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे उनका बॉन्ड बताया गया है, कितना प्यारा बॉन्ड है दोनों का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बसरा में जाते हैं, अकेले होते हैं क्योंकि इनका डॉग नहीं रहता। वो ऑटर को एज अ पेट रखते हैं जो कि उनके फ्रेंड ने उनको दिया। कुछ टाइम लगता है एडजस्ट होने में, बाद में वो एडजस्ट हो जाता है। फिर बाथरूम में खेलते हुए वो पहचान जाते हैं कि मिजबिल को पानी बहुत ज्यादा पसंद है। जब इंग्लैंड जाने का टाइम आता है तो अभी यहाँ पे प्लेन का जो मैंने आपको बताया, प्लेन का पूरा सिनेरियो बता रहे हैं कि उनको ट्रैवल करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि ट्रैवल करते वक्त प्लेन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो
एयरलाइंस में कुछ अलाउड नहीं थे एनिमल्स, बट जिस एयरलाइंस में एनिमल्स अलाउड थे उन्होंने 18 इंचेस का बॉक्स बोला था, उसमें होना चाहिए आपका एनिमल। और हमने देखा कि मैक्सवेल की लैब पे बैठ सकता है ऑटर, ऐसा हमारी एयर होस्टेस ने कहा, क्योंकि एयर होस्टेस बहुत ज़्यादा काइंड है, सपोर्टिव है। ये जो हमारा ऑटर है वो उसने जंप किया और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन आ गई, बहुत केओटिक सिचुएशन आ गई फ्लाइट में, बहुत हल्ला मुल्ली मच गई, बट वो सेफली लंदन पहुंच गए। बाद में ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी वो कौन कौन से टॉयज थे जिसके साथ वो खेलता था। तो मार्बल्स उसे बहुत पसंद थे। मार्बल्स को है ना वो हवा पे ही रखता था, वो अपने पॉज के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू, हाथों पैरों के थ्रू वो कोशिश करता था कि वो हवा में ही रहे, मार्बल्स उसे उछालता रहता था, उसे बहुत पसंद था वो खेलना। दूसरा पिंग पोंग बॉल्स वाली गेम, ठीक है। तो ये गेम का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि पिंग पोंग बॉल से उसने कौन सी गेम इन्वेंट की। जो मैंने आपको बताया था कि उसका सूटकेस डैमेज हो जाता है और जो बॉल है वो रोल करके नीचे आता है, वो वाली गेम उसने इन्वेंट की थी ऑटम। ये ब्रोकन सूटकेस वाली, तो आपके आंसर में ये होना चाहिए। और अलग अलग लोग जो हैं वो ऑटर को पहचान नहीं पा रहे थे और अलग अलग नामों से बुला रहे थे। कोई कह रहा था क्या ये सील है, कोई कह रहा था क्या ये स्क्विरल है, कोई कह रहा था क्या ये हिप्पो है। बट तो इस तरीके से मिजबिल को कोई पहचान नहीं पा रहा था कि एक ऑटर है। सब अलग अलग गेस कर रहे थे, कोई कह रहा था स्क्विरल है, कोई कह रहा था वॉलरस है, कोई कह रहा था सील है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि पेट और मैन के बीच का जो बॉन्ड है, जो गहरा प्यार है, वो हमें इससे पता चलता है। ऑटर को भले ही टाइम लगा सेट होने में, फर्स्ट डे में वो घुल मिल नहीं गया, बट सेकेंड डे से उसने अपने मालिक के साथ जिस तरीके से वो घुल मिल गया, जिस तरीके से उनका बॉन्ड दिखा रहे हैं, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिला। वो काफी ज्यादा, मिजबिल जो है वो काफी ज्यादा प्लेफुल है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखा रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 है मैडम राइड्स द बस। इसमें एक लड़की होती है, वो लड़की बस को रोज देखती है, ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा मन है कि वो बस में बैठे और ट्रैवल करे, ठीक है। तो इसमें जो लड़की है उसे ट्रैवल करना है, उसमें बस में बैठना है और घूमना है, उसका ये मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है उसकी। तो पूरे चैप्टर में इसी के बारे में बता रहे हैं कि उसने कैसे ऑब्जर्व किया कि बस के टाइमिंग्स क्या है, बस का भाड़ा कितना है, जाने का भाड़ा कितना है और आने का भाड़ा कितना है, वो कैसे उसने ऑब्जर्व किया, कैसे पूछा। उसके बाद उसने कैसे पैसे इकट्ठे किए, अपने जो बच्चों को कैसे चॉकलेट्स वगैरह पसंद होती है वो ना खरीद के, वो सब कुछ ना खरीद के अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रख के उसने पैसे सारे इकट्ठे किए और फिर जाके उसने बस की एक राइड ली और फिर वो बस राइड से उसने कुछ सीखा। तो वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो ये 8 साल की लड़की है, इसका नाम है वाली। ये एक छोटे से विलेज की रहने वाली लड़की है और बहुत क्यूरियस है, बहुत इसमें उत्सुकता है कि इसे बाहर की दुनिया देखनी है, इसे आउटसाइड द वर्ल्ड देखना है क्या हो रहा है। इसका कोई फ्रेंड नहीं है खेलने वाला, जैसे हमारी एनी थी, उसका भी कोई दोस्त नहीं था, उसने अपनी डायरी को किटी का नाम दिया और उसे अपना दोस्त बनाया। तो वैसे ही इसका भी कोई दोस्त नहीं है और इसे डोर वे पे खड़े रहना बहुत पसंद है। अपने घर के दरवाजे के बाहर ये खड़ी रहती है और बस को देखती है और ऑब्जर्व करती है कि कितने बजे बस आ रही है, कितने बजे जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसे बाहर की दुनिया देखनी है। सो बस को देखती है अपने घर के बाहर से और पैसेंजर्स को देखती है कि कैसे वो उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बस का टाइम क्या है। तो वाली जो है वो केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है, क्योंकि उसे बस राइड करनी है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो सब लोगों की कन्वर्जेशंस को सुन के वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और वो सीखती है कि कैसे वो जाएगी, कैसे आएगी, कितना खर्चा है। टाउन जो है वो 6 माइल्स अवे है और बस का भाड़ा कितना है, 30 पैसे। ये सिर्फ एक जाने का भाड़ा है, आने का भाड़ा 30 पैसा अलग, टोटल 60 पैसे, ठीक है, राउंड ट्रिप। तो वो पैसे कैसे बचाती है सीक्रेटली, वो अपनी ट्रिप को कैसे प्लान करती है और दोपहर में वो निकलती है, क्योंकि उसको अपनी मम्मी को नहीं बताना है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं मेरी मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी नहीं जाने देगी अकेले, क्योंकि वो छोटी है, 8 साल की है।
तो वो वेट करती है कि मम्मी जब सोए दोपहर में तब वो निकल जाती है। पूरा वो कैलकुलेशन करके रखती है कि इतना टाइम जाने में लगेगा, इतना टाइम आने में लगेगा। तो ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि उसने कैसे प्लानिंग किया, ठीक है, उसने इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की, वो सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो अपनी ट्रिप को कैसे प्लान करती है और क्या करती है। इसके रिलेटेड सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो दो चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर चैप्टर आपने अच्छे से समझा है, उसका जो कंसेप्ट है उसे अच्छे से समझा है, चैप्टर क्या कहना चाहता है, चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर से सीखने में क्या मिला, तो आप अच्छे से अपना सेंटेंस को बना सकते हो, अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आप ध्यान रखना कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, आंसर लिखते वक्त, और प्रॉपरली आप सेंटेंस फॉर्मेशन करो। अब ये जो वाली रहती है, ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करती है, एक ये क्वेश्चन हो गया। और अब वो जब बस राइड कर रही है तब वो राइड करते हुए सारी सीन सिनेरियोज को एंजॉय करती है, बहुत खुश है, वो सब कुछ एंजॉय कर रही है। और जाते वक्त बीच में काव आती है, ठीक है, गाय आती है, और बस में हॉर्न बजा के वो काव को हटाया जाता है। तो इसमें वो बहुत खुश होती है, ठीक है। फिर जब वो रिटर्न हो रहे हैं ट्रिप से, तभी वही सेम काव उसने देखा कि वो मरी हुई है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वली की लाइफ में, उसने क्या सीखा, वो भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। भले ही वो 8 साल की है लेकिन वो बहुत होशियार है, इसकी मम्मी को पता भी नहीं चला, वो घूम के भी आ गई, उसने पैसे भी इकट्ठा कर दिए, मतलब मैच्योर भी है, बहुत समझदार है। और हम ये भी देखेंगे कि बस कंडक्टर उसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑफर करते हैं लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते। उसने कैलकुलेट करके एग्जैक्टली उतने ही पैसे जमा किए जितने वो भाड़े के पैसे होते हैं, बस का फेयर। तो इससे पता चलता है कि वल्ली बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, होशियार है, 8 साल की है, और उसने वो रियलिटी देखी लाइफ की, घूमा भी बस में, अपनी इच्छा पूरी की, पैसे बचाए, ठीक है, और उसने रियलिटी देखी कि जो जाते वक्त काव जो थी और आते वक्त जो काव थी वो मरी हुई थी। तो उसने वो रियलिटी भी फेस की, तो उससे भी उसने बहुत कुछ सीखा। अब देखते हैं अभी इसमें क्या बता रहे हैं। तो एक बार वल्ली जो है वो जाती है बस में, अकेले जाती है, तो कंडक्टर उसे मस्ती में बोलते हैं मैडम, ठीक है, वो एक कंडक्टर उसे मस्ती में मैडम कहते हैं। तो वो बैठ जाती है, उसे बैठने देते हैं एकदम आगे, और वो सारे सीनरीज को एंजॉय कर रही है, ब्यूटीफुल से आसपास के जो नज़ारे हैं वो बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत एक्साइटेड थी। और उसके रास्ते में कौन है, काऊ दौड़ती हुई है इन द फ्रंट ऑफ द बस। तो बस जो है वो टाउन पे पहुंची, वो नीचे नहीं उतरी, ऑलमोस्ट पैसेंजर नीचे उतरे थे ब्रेक लेने के लिए, किसी की डेस्टिनेशन आ गई थी इस वजह से, लेकिन वो नीचे नहीं उतरी, बिकॉज शी नीडेड मनी फॉर द रिटर्न जर्नी, क्योंकि उसको जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। उसने एग्जैक्टली उतने ही पैसे जमा किए हैं जितने बस का फेयर है, ठीक है। तो जाते वक्त वो वही काव को मरा हुआ देखती है रोड पे, और वो वही सेम काव थी जो उसने पहले देखी थी। तो ये जो सीन है वो उसे बहुत ज्यादा सैड कर देता है, वो देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, वो एंजॉय कर रही थी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बट जैसे ही वो मरी हुई काव को देखती है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है, बहुत दुखी हो जाती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है वल्ली को, लाइफ एंड डेथ का लेसन, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है बोर्ड में कि वल्ली ने कौन सा लेसन सीखा और कैसे सीखा। तो आपको वो सिचुएशन बतानी पड़ेगी, और उसमें ये पॉइंट जरूर लिखना कि उसने कौन सा लेसन सीखा, लाइफ एंड डेथ का लेसन। वली घर पे सेफली पहुंच जाती है, उसकी मम्मी उठे उससे पहले, बट जब वो घर पे जाती है, वो एक्सपेक्ट तो यही कर रही थी कि मम्मी ना उठी हो तो अच्छा, पर जब वो घर पे जाती है तो उसकी मम्मी ऑलरेडी जाग गई होती है, और वो किसी आंटी के साथ बात कर रही होती है। नो वन न्यू अबाउट हर जर्नी, जाने के बाद किसी को पता नहीं चलता कि वल्ली पूरा घूम के आई है। उसने जो एक्सपीरियंस लिया, उसकी मैच्योरिटी, उसकी समझदारी, उसकी थॉटफुलनेस, तो वो जब घर जाती है वो देखती है उसकी मम्मी किसी आंटी के साथ बात कर रही है, और उसकी आंटी जो है वो कह रही है कि ना दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो वल्ली जो है वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। तो वो आंटी कहती है तुझे कौन सा पता है। तो पर उनको तो पता नहीं है कि वल्ली जो है वो बहुत मैच्योर है, समझदार है, पूरी दुनिया घूम के आ गई।
पूरी दुनिया नहीं, मतलब बस में राइड करके आ गई। 8 साल की बच्ची के लिए इतना करना भी बहुत होता है ना। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला। तो स्टोरी जो है मैडम राइट्स द बस, इसमें क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं, बच्चे की उत्सुकता दिखा रहे हैं और उसके हिम्मत दिखा रहे हैं। वो छोटी सी लड़की में हिम्मत बहुत है, जो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है अपने खुद के तरीके से, बस जर्नी करना चाहती है। वल्ली सिर्फ अपनी सपनों को ही पूरा नहीं करना चाहती, बट वो सीखना चाहती है इम्पोर्टेंट लाइफ के लेसन। ठीक है, उसने सिर्फ अपने सपनों को फुलफिल नहीं किया, उस वो गई तो थी सिर्फ एक्सप्लोर करने वर्ल्ड को, बट वो सीख के क्या आई, लाइफ एंड डेथ के इम्पोर्टेंट लेसन सीख के आई वो। ठीक है, जैसे ही उसने वो मरी हुई काऊ को देखा, तो उसको पता चला कि जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, इससे उसे पता चला कि लाइफ एंड डेथ का जो इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो वली ने सीखा। तो लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत प्रीशियस भी है, एट द सेम टाइम बहुत कीमती है। हमें ये वक्त, ये मोमेंट को बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए। ठीक है, तो वल्ली ने ये सब सीखा कि लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ये जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन करती है कि उसका छोटा सा एक्सपीरियंस, लेकिन सीखा उसने बहुत कुछ। ये छोटे से एक्सपीरियंस से बच्चे में अवेयरनेस आई और मेच्योरिटी आई। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8, द सर्मन एट बनारस। तो इसमें बुद्धा के बारे में बता रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध की जो लाइफ थी वो एकदम रॉयल लाइफ थी, वो प्रिंस थे एक टाइप के। ठीक है, तो वो महलों में बड़े हुए थे और बहुत अच्छी लाइफ थी उनकी। फिर बता रहे हैं कि वो अ, उन्होंने 4 फेजेस देखे। तो इस चैप्टर में अंदर ही अंदर बेसिकली इसके 2 पार्ट किए गए हैं। एक गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बता रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो कीसा गौतमी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो गौतम बुद्ध अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, उसमें वो बताते हुए ऐसे कह रहे हैं कि उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, प्रिंस थे वो। ठीक है, अपने एकदम महलों में रहते थे, बहुत कुछ सही चल रहा था। उन्होंने 4 फेजेस देखे अपनी लाइफ में। एक उन्होंने देखा कोई भीख मांग रहा है। ठीक है, दूसरा उन्होंने देखा कोई बीमार है। तीसरा उन्होंने देखा किसी का फनरल प्रोसेशन, किसी की वो मैयत, वो देखी। और फोर्थ उन्होंने देखा था ओल्ड मैन को। तो ये चारों देखने के बाद उनकी जो लाइफ का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया। ठीक है, वो फिर चले गए एक पीपल ट्री के नीचे। उनको एनलाइटमेंट चाहिए थी। ये वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आंसर्स में ये वर्ड होना ही चाहिए। एनलाइटमेंट चाहिए थी, मतलब कि इन सब का आंसर्स चाहिए था कि लाइफ आखिर है क्या। उनको एक्चुअल उसका मीनिंग जानना था और उनको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए थी। ठीक है, तो वो पीपल ट्री के जाके नीचे बैठ गए और उन्होंने बोला जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। फिर उनको एनलाइटमेंट मिली, मतलब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिला। सेकेंड पार्ट में बता रहे हैं किसका, गौतमी जो है उसका इकलौता बेटा था। ठीक है, वो बेटे की ना डेथ हो गई थी और वो जो दुख है ना वो सहन नहीं कर पा रही थी। उससे तो अपने बेटे की मौत के बाद वो उससे अपने सारे होश गवा बैठी थी। ठीक है, उसने अपने होश खो दिए थे, अपने सेंसेस खो दिए थे। फिर वो घर घर जाके दरवाजा खटका रही थी और कह रही थी कि मैं मेरे बेटे को जिंदा करने के लिए क्या करूं। वो इतनी ज्यादा बावली सी हो गई। तो किसी ने उससे कहा कि आप गौतम बुद्ध के पास जाइए। तो वो जैसे ही गौतम बुद्ध के पास गई, गौतम बुद्ध को पूरी कहानी बताई, ये हुआ है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें ना किसी के घर से मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जहाँ पे कोई मरा ना हो। ठीक है, तो वो जाती है और सबसे पूछती है कि आपके पास मस्टर्ड सीड्स हैं। लोग हाँ भी बोलते हैं, पर वो ये भी बोलती है कि क्या आपके घर पे कोई मरा नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, घर में तो डेथ हुई है। तो ऐसे ही घूमते 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 उसे मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलते ऐसे घर से जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध कीसा गौतमी को एक लेसन सिखाते हैं। तो कीसा गौतमी समझ जाती है कि लाइफ और डेथ जो है वो मतलब डेथ तो आनी ही है। ठीक है, डेथ जो है वो हमारी हार्श रियलिटी है जिसे हमें फेस करना है। ठीक है, तो
कीसा गौतमी को पता चलता है कि डेथ तो सबकी लाइफ में आती है, क्योंकि मतलब ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ पे डेथ ना हुई हो। तो उसको पहले ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हुआ, मेरे साथ ही हुआ, पर जब सब जगह वो पूछ के आती है, सबके घरों में वो पूछ के आती है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो नेचुरल है। ठीक है, ये हार्श रियलिटी है लाइफ की, जिसे हमें फेस करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से गौतम बुद्ध उसे ये लेसन सिखाते हैं। तो हम देखते हैं अब इसमें। तो इस चैप्टर में गौतम बुद्ध और उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया गया है कि वो प्रिंस बॉर्न हुए थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और वो रिच थे बहुत ज्यादा, और उनकी लाइफ जो थी वो कंफर्टेबल थी। एक दिन उन्होंने एक बीमार, एक ओल्ड मैन, डेड बॉडी और मॉन्क को देखा, तो उनकी लाइफ को देखने का जो नजरिया है वो बदल सा गया। ठीक है, और उन्होंने रियलाइज किया कि जो सफरिंग्स है, इतना कुछ सहना पड़ता है, बुढ़ापा है, डेथ है, आखिर ये लाइफ है क्या, ये जानने के लिए उन्होंने अपनी जो रॉयल लाइफ थी, जो पहले की प्रिंस वाली लाइफ थी, वो छोड़ दी और लाइफ की सच्चाई को ढूंढने निकल पड़े। कई साल मेडिटेशंस करने के बाद सिद्धार्थ का मतलब ये जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड किया। एनलाइटमेंट का यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज उनको मिला, उनको लाइफ का रियल मीनिंग पता चला। तो वो गए अंडर द बोधि ट्री और वो हो गए बुद्धा। इस तरीके से उनका नाम बुद्धा हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनका नाम बुद्धा कैसे रखा गया। ठीक है, तो इसमें मीनिंग क्या बता रहे हैं, द एनलाइटेडमेंट। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन बनारस में दिया, अपना पहली जो सीख थी वो बनारस में दी, और लोगों को सिखाया कि अपने ओवरकम कैसे करना है, अपने सारे दुख तकलीफ सफरिंग्स को ओवरकम कैसे करना है, उन्होंने वो सिखाया लोगों को। तो अभी यहाँ पे दूसरी पार्ट आ रहा है हमारी स्टोरी का, जो कीसा गौतमी वाला है। तो एक सरमन ने बताया कि बुद्धा टोल्ड द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। फिर अब बता रहे हैं कि उसे मस्टर्ड सीड्स तो मिले नहीं, और उसे लाइफ का रियल मीनिंग पता चला। उसे पता चला कि डेथ जो है वो तो आनी ही है। अब इस स्टोरी के थ्रू जो बुद्धा है वो बता रहे हैं कि जो ग्रीफ मतलब प्रॉब्लम, दुख दर्द, और हमारे जो सौरो है वो हमारे पेन को बढ़ा देते हैं। मतलब ग्रीफ और सौरो से हमारा दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। तो पर्सन को अपनी डेथ को, लाइफ को एकदम कामली हैंडल करना चाहिए। ठीक है, एकदम कामली, आराम से। और लाइफ में जो भी है वो सब कुछ टेम्पररी है, ये मोह माया से बहुत परे है एनलाइटमेंट। ठीक है, सो सारे अटैचमेंट को लेट गो कर देना चाहिए। किसी के साथ इतना ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, किसी इंसान में मोह नहीं रखना चाहिए, किसी चीज में मोह नहीं रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने ये सिखाया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो इसमें हमने आफ्टर ऑल क्या सीखा कि बुद्धा ने क्या सिखाया कि हमें सारी सिचुएशन को कामली हैंडल करना चाहिए, डेथ को कामली हैंडल करना चाहिए, किसी में मोह नहीं रखना चाहिए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9, द प्रपोजल। तो इस चैप्टर में हमें बता रहे हैं कि कभी भी अगर आप प्रपोज करने जाएं तो इस तरीके से तो बिल्कुल प्रपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, लोमोव नाम का एक बंदा है और उसका नेबर है चुबुकोव। तो चुबुकोव की बेटी है नतालिया। तो लोमोव सोचता है कि वो 35 का हो गया है, उसे पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है, उसकी जो हार्ट बीट है वो अचानक से फास्ट हो जाती है, अचानक से स्लो हो जाती है, उसे डिजीनेस होता है, चक्कर आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से अब उसे शादी कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अभी भी डिले करता रहेगा तो आगे चल के उसकी शादी नहीं होगी, वो 35 का हो गया। तो वो सोचता है कि वो नटालिया से शादी कर ले। नटालिया एवरेज लुकिंग है, लेकिन पढ़ी लिखी है और घर को संभाल सकती है। ठीक है, सो लोमोव डिसाइड करता है कि वो नटालिया के साथ शादी करेगा। पर एक्चुअली में जो शादी होती है वो दो लोगों के बीच की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जब दो लोग आपस में कंपैटिबल हो, आपस में जो रिश्ता है ना उसके लिए होनी चाहिए, वो बॉन्ड के लिए होनी चाहिए, ना कि पैसों के लिए। तो यहाँ पे मॉनेटरी गेन्स की वजह से और ये बिजनेस, इन सब की वजह से जब शादी होती है तो बहुत कलेश होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। लोमोव और नटालिया एकदम अपोजिट है, हमेशा झगड़ते रहते हैं। कभी डॉग्स के लिए झगड़ेंगे, मेरा डॉग अच्छा है, मेरा डॉग अच्छा है, बहुत झगड़ते हैं।
और दूसरा कभी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपस में बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन मॉनेटरी गेन्स के लिए ये लोग शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें सीखना चाहिए कि जो शादी है ना, उसे रिश्तों में इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। ठीक है, कंपैटिबल होने चाहिए कपल्स आपस में, वरना शादी जो है वो एक मेस हो जाता है, प्रॉब्लम्स बन जाती है। ठीक है, सो यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रपोजल है ये बहुत ही ह्यूमरस प्ले है, बहुत ही मतलब हंसी आएगी वैसा प्ले है। एंटोन चेकोव इसके ऑथर हैं। इसमें बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों की वजह से लोग लड़ने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैरिज की बात की है। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। इवान लोमोव जो है वो एक रिच है बट नर्वस है, तो वो अपने नेबर के पास जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो चुबुकोव की बेटी नटालिया को प्रपोज करेंगे। ठीक है, बट स्टार्टिंग में चुबुकोव को ऐसा लगता है कि पैसे मांगने आया है, बट एक्चुअली में जब उनको पता चलता है कि मेरी बेटी को प्रपोज करने आया है, तब चुबुकोव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, तो चुबुकोव अपनी बेटी को बहुत ही एक्साइटमेंट से, हैप्पीनेस से बुलाता है और उसे बताता नहीं है कि लोमोव तुझे प्रपोज करने आया है। वो उसके लिए सीक्रेट ही रखता है। वो लोमोव खुद ही प्रपोज कर लेगा, जस्ट इतना बता रहा है कि लोमोव आया है, इतना ही चुबुकोव ने बताया। तो नटालिया जो है वो उनको ज्वाइन करती है। लोमोव जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते करते प्रॉपर्टी की बात निकलती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है ऑक्सियन मीडोज, उसके बारे में बात निकलती है। तो अब नटालिया और लोमोव दोनों के बीच में जो झगड़ा शुरू होता है, इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। नटालिया बोलती है हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे एंसेस्टर्स ने तुम्हारे एंसेस्टर्स को दी थी। लोमोव बोलता है मेरे एंसेस्टर्स ने तुम्हारे एंसेस्टर्स को दी थी संभालने के लिए, तुमको लगा तुम्हारी हो गई। ऐसे करते करते बहुत आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बहुत हीटअप हो जाती है। तो फाइट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। लोमोव बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा हार्ट में पेन होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, उसे चक्कर आने लगते हैं और गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन के साथ वो नटालिया का घर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अब बाद में नटालिया को पता चलता है कि लोमोव आया क्यों था, नटालिया को प्रपोज करने। तो वो अपने पापा को कहती है कि जाओ लोमोव को लेके आओ। वो ड्रेसअप हो जाती है और उसके पापा उसे लेकर आते हैं। फिर जैसे ही लोमोव आता है, तो नटालिया और लोमो फिर बातचीत कर रहे होते हैं। उतने में इन लोगों की फिर से फाइट शुरू हो जाती है डॉग को लेके। वो कहे मेरा डॉग अच्छा है, वो कहे मेरा डॉग अच्छा है। इस तरीके से इनकी आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ जाती है, हीटअप हो जाती है। फिर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाती है, उसके बाद लोमोव को थोड़ा सा ऐसे चक्कर आता है और पेन होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे वहाँ पे जो चेयर या सोफा है वहीं पे वो बैठ जाता है और एकदम बेहोश सा हो जाता है। तो नटालिया और चुबुकोव को ऐसा लगता है कि ये गया। ठीक है, तो जैसे ही अ, ये लोमोव को होश में लाने की कोशिश की जाती है, वो बेहोश हो गया था एक्चुअली, उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है। उतने में ही जो नटालिया के पापा हैं चुबुकोव, वो लोमोव और नटालिया का हाथ दोनों मिला लेते हैं और बोलते हैं ये शादी पक्की हुई। तो इस तरीके से इनकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बट ऐसे ही इनकी शादी करा रही है। ठीक है, फॉर मॉनिटरी पर्पस। तो अब देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। जैसे ही लोगों ये नटालिया को पता चलता है कि ये प्रपोज करने आया था, तो उसे लगता है कि इसे सॉरी बोलना चाहिए और उसके पापा को कहती है कि वापस लेके आओ उसे। तो वो अपने पापा को जिद करती है कि लोमोव को पकड़ के लेके आओ। तो ऐसा हो सकता है कि वो इसलिए कह रही हो कि जिस चीज के लिए वो लड़ रही थी पहले, वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही, तो जिस चीज के लिए वो लोग पहले लड़ रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, तो वो चीज जो है उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, शादी के बाद तो वो प्रॉपर्टी हमारी भी हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने पापा को कहती है कि उसे वापस लेके आओ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके पापा जब उसे वापस लाते हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट्स फिर से हो जाती है। ठीक है, डॉग्स को लेके वो कहती है मेरा डॉग अच्छा है और लोमोव कहता है मेरा डॉग अच्छा है। डॉग्स को लेके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाती है और लोमोव को चक्कर आते हैं, डिजीनेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो नटालिया और उसके पापा को लगता है कि ये गया, बट जैसे ही उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है, उसे होश में लाते हैं लोमोव को। उतने में ही चुबुकोव जो है वो लोमोव का हाथ नटालिया के हाथ में देता है और वो कहता है शादी पक्की हुई। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, फिर भी मॉनिटरी गेन की वजह से ये लोग आपस में शादी कर रहे हैं।
सो न्यू आर्ग्यूमेंट शुरू हुई इस वजह से डॉग, किसका डॉग बेटर है वो बता रहे, ठीक है। तो लोमोव को चक्कर आ जाता है। सो एट द एंड यहाँ पे बता रहे हैं इतने क्वेरल्स के बाद भी, इतना झगड़म झगड़ी के बाद भी जो शुभुकोव है वो क्विकली उनकी मैरिज फिक्स कर लेता है। मैरिज करने के बाद दोनों एग्री करते हैं, लोमो और नटालिया हाथ में हाथ मिला के दोनों एग्री कर लेते हैं। उसके बाद भी उनका झगड़ा चालू ही है, ठीक है। मैरिज का फिक्स हुआ उसके बाद भी दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं डॉग्स को लेके। तो हमने इस चैप्टर में से क्या सीखा, ये जो प्ले है वो दिखाता है कि लालच, प्राइड और फुलिश आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बिहेवियर के जो कंट्रोल है वो उससे मतलब छूट जाता है। मतलब जो इंसान है वो अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं बिहेव कर सकता, लालच की वजह से, प्राइड की वजह से, फुलिशनेस की वजह से जो इंसान है वो ना नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, गुस्से में। सो ये जो प्रपोजल है वो बहुत कॉमेडी है और ये हाईलाइट करता है क्वेरलसम नेचर, मतलब कि झगड़ने का स्वभाव उसे हाईलाइट कर रहा है कि दोनों ही झगड़ालू स्वभाव के हैं, ठीक है। जो रिच पीपल हैं उनका यहाँ पे स्वभाव बताया है कि वो पैसों के लिए कैसे झगड़ते हैं। और मैरिज जो है वो बिजनेस डील की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं रादर देन अ रिलेशनशिप। वो मैरिज को एज अ रिलेशनशिप नहीं ले रहे, वो बिजनेस डील समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 यहीं पे खत्म होता है। प्रपोज फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए समरीज में। तो हमने सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम लेंगे फुटप्रिंट्स की पूरी समरी, इसमें जितने भी प्रोज हैं सारे चैप्टर्स की हम समरी लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।